नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज के क्लास में यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उसके पेपर को एनालिसिस करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट हुआ कि वीडियो को एंड तक देखना, और यदि इस चैनल पे पहली बार आए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना इस प्रकार के और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रारंभिक वैदिक काल में व्रजपति कौन था। 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प नंबर ए में कहा गया है कि योद्धा समूहों के प्रमुखों का नेतृत्व करने वाला अधिकारी, राजा का वरिष्ठ मंत्री, कबीलाई सभाओं की बैठकों की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी और गांवों का मुखिया। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि योद्धा समूहों के प्रमुखों का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को व्रजपति कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंदना, जिसे चंदन बाला भी कहा गया है। अगला प्रश्न है कि स्त्रीधन शब्द का पहली बार उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हुआ है। सतपब्राह्मण, शुद्ध पिटक, अर्थशास्त्र और हर्षचरित। सही विकल्प हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र, यानी कि विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है कि किस प्राचीन तमिल लेखक ने नंद शासकों द्वारा संचित अपार धन संपदा का उल्लेख किया है। कंबन, कुलशेखर, मधुर कवि, मामूलनार। सही विकल्प हो जाएगा आपका मामूलनार, यानी कि विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है कि रवातक अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कनिष्क और कटपिसे शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने वाला। यही बिल्कुल सही है आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है। फाहियान, ह्वेनसांग, अल मसूदी, अल बरूनी। 4 विकल्प दिए गए। 4 विकल्प में सही जवाब हो जाएगा आपका अल बरूनी, यानी कि विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न आपके पास यहाँ पे दिया गया है कि मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा था। तो काजी मुगीसुद्दीन से कर रहा था। विकल्प नंबर ए इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। आर्यभट्ट ने निम्नलिखित में से कौन सा खोज नहीं की। पृथ्वी गोल है, ये तो बिल्कुल किया था। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ये भी किए थे। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, नहीं ये गलत है, ये नहीं किए थे। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से ग्रहण लगता है, ये बिल्कुल सही है। अब हमसे पूछा था कौन सा नहीं किया था, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सती का पहला अभिलेखीय साक्ष्य निम्नलिखित में से किस अभिलेखों में मिलता है। 4 विकल्प दिए गए। भानुगुप्त का एरन स्तंभ लेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख और हर्ष का मधुबन अभिलेख। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भानुगुप्त का एरन स्तंभ लेख से हमें सत्य की जानकारी मिलती है। ठीक है। बुरंजी का क्या अर्थ है। तो बुरंजी का अर्थ है वंशावली रिकॉर्ड, जो कि असम का है। ठीक है, तो असम के वंशावली रिकॉर्ड को बुरुंजी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सबसे कम स्वर्ण प्रतिशत वाले स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। स्कंदगुप्त, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त और विष्णुगुप्त। 4 विकल्प दिए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका विष्णुगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी निम्नलिखित में से किस राजवंश की विशेषज्ञ थी। तो चहमानों की, चंदेलों की, चालुक्यों की और चोलों की। तो सही जवाब जो है आपको चालुक्यों की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 को ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास है कि खरोष्टी लिपि में लिखित धम्मपद की पांडुलिपि कहाँ से प्राप्त हुई है। तुर्फान, कासगर, कुची, खोतान। सही विकल्प का चयन करना है आपको पास। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका खोतान सही जवाब है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने टनका पर टकसाल शहर का नाम उत्कीर्ण करने की प्रथा शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा आपका इल्तुतमिश। सुल्तान स्वयं कृषि में गहरी दिलचस्पी लेता था। उसने अनाज पर जकात यानी कि आयात कर खत्म कर दिया और पैमाइश का एक मानक लागू किया जो मुगल काल तक प्रचलित रहा। वह सुल्तान कौन था। तो ये सिकंदर लोदी थे। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमृत कुंड, जिसमें स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार के अभ्यासों और प्रयोगों का वर्णन किया गया है, यह ग्रंथ फारसी में किस नाम से अनुदित किया गया है। ख्वाने पूर्णिमात, हौज उल हयात, नूह सिपिहर, हस्त बेसित। सही विकल्प का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हौज उल हयात। ठीक है। मुगल शासक सिंध की घुमंतु पशुपालक जनजातियों को नियंत्रण करना चाहते थे, क्यों। वे उन्हें इस्लाम में दीक्षित करना चाहते थे, नहीं। वे उन्हें सुहरावर्दी सूफी सिलसिला के प्रभाव में लाना चाहते थे, नहीं। साम्राज्य की आय बढ़ाने के लिए उन्हें स्थानबद्ध बनाना चाहते थे, जी हाँ बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मालवा सुल्तान ने मांडू में एक विशाल दारुल शिफा यानी कि अस्पताल का निर्माण कराया था। हुसैन शाह, गियास शाह, महमूद खिलजी प्रथम और महमूद खिलजी द्वितीय। 4 विकल्प दिए गए। इन 4 विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है, तो सही विकल्प हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि महमूद खिलजी प्रथम। ठीक है। अगला प्रश्न है कि संगीत के क्षेत्र में अपनी महारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राजा या फिर सुल्तान या कवि को गंधर्व की उपाधि से संबोधित किया गया था? सुल्तान सिकंदर लोदी, सुल्तान हुसैन सरकी, ग्वालियर के राजा मान सिंह, अमीर खुसरो। सही जवाब हो जाएगा आपका सुल्तान हुसैन सरकी, यानी कि विकल्प नंबर बी। बाबर का ध्यान इस तथ्य की ओर किसने आकर्षित किया कि सिकंदर लोदी के काल में हिंदुओं ने पारसी सीखी और उन्हें बड़ी संख्या में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था? मौलाना अब्दुल अजुद्दीन, शेख अब्दुल्ला, शेख अजीबुल्लाह, शेख अब्दुल कुलसूम गंगोही। अब सही विकल्प का चयन करना है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शेख अब्दुल कुसूद गंगोही। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं थे? मुल्ला दाऊद, कुतबन, मंझन, मलुक दास। सही विकल्प हो जाए आपका मलुक दास, यानी कि विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हिंदुस्तान के सूफी संतों का जीवन वृतांत दिया गया है जिसके रचयिता ने उसे जहांगीर को भेंट किया था? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अखबार उल अखबार। अगला है निम्नलिखित में से किस शहजादे या फिर अमीर के पुस्तकालय में 16वीं सदी के उत्तरार्ध में मुगल शैली में शाहनामा की सचित्र प्रति तैयार करवाई गई थी? शहजादा मुराद, शहजादा खुर्रम, ख्वाजा अब्दुल माजिद, आसफ खान, अब्दुल रहीम खाने खाना। सही विकल्प हो जाएगा आपका अब्दुल रहीम खाने खाना, यानी कि विकल्प नंबर डी। कीमती पत्थरों को तराशने की गति को बढ़ाने के लिए बेल्ट ड्राइव के इस्तेमाल की जानकारी सबसे पहले किस यात्री के विवरण में मिलती है? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्रैवर्नियर और फ्रायर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सबसे पहले मध्यकालीन भक्तों का विवरण एक जगह मिलता है? भक्तमाल, वैष्णववत बजाय भास्कर, 84 वैष्णव का वार्ता, 252 वैष्णव का वार्ता। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भक्तमाल में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि तमिल सिद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तिरुमलुर का दर्जा सभी तमिल सिद्धों में सबसे ऊंचा था, ये बिल्कुल तो सही है आपका। अगला आपके पास बता रहा है कि तमिल सिद्धवाद में ब्राह्मण विरोधी और कर्मकांड विरोधी लक्षण मिलते हैं, ये भी सही है। तमिल सिद्धों ने सी और तमिल देवता मुरुगन के महत्व पर जोर दिया, ये भी सही है। तमिल सिद्धों का मुख्य केंद्र तोंडनाई और पंडुनाई था, नहीं ये गलत है आपका। विकल्प नंबर डी इसके लिए गलत है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे पूछा कौन सा सही नहीं है, तो विकल्प नंबर डी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि 1914 तक भारतीय पैदल सेना के 3/4 सिपाही निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आते थे? तो ये आते थे पंजाब, नेपाल और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राजद्रोह से संबंधित कुख्यात धारा 124A को एक्ट 27 द्वारा भारतीय दंड संहिता में कब समाविष्ट किया गया था? तो ये किया गया था 1870 में, यानी कि 1870। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है यहाँ पे कि 1850 में भारत में बड़े पैमाने के उद्योग के उदय की पूर्वी संध्या पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख समुदाय पश्चिमी तट के निर्यात योग्य दो प्रमुख वस्तुओं कपास और अफीम का व्यापार करता था? तो ये पारसी समुदाय करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृति लाहौर प्रस्ताव से नहीं जुड़ा था? खिजर हयात खान, सिकंदर हयात खान, फजलुक हक और खलीक कुजमा। चार विकल्प दिए गए हैं, चार विकल्प में सही विकल्प का चयन करना है, तो आपका हो जाएगा खिजर हयात खान। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से सुधारवादी मुस्लिम नेता ने एक आधुनिकतावादी उर्दू पत्रिका तहजीब उल अखलाक प्रकाशित किया था? सही जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद खान, यानी कि विकल्प नंबर 20 के लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किसने 15 जनवरी 1876 ईस्वी को कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना किए थे? तो ये किए थे महेंद्र लाल सरकार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन का उद्देश्य इन शब्दों में व्यक्त किया था? संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल अलग अलग दिशाओं में जाएगी। चार विकल्प दिए गए, इन चार विकल्प में सही विकल्प का चयन करना है, तो एच रिजले ने कहा था ये बात को। निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज के सदस्यों के खिलाफ चल रहे मुकदमों में बचाव पक्ष का नेतृत्व कर रहा था? भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। इन चार विकल्पों में सही विकल्प हो जाए आपका भूला भाई देसाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्य समाज का आदर्श नहीं था? शास्त्रीय वर्ग के प्राधिकार में विश्वास, ये गलत है। ईश्वर के पैतृत्व और मनुष्य के भातृत्व भाव में विश्वास, ये तो बिल्कुल सही है। शुद्धि आंदोलन, ये भी सही है। लिंगों के बीच समानता, ये भी सही है।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछ रहा नहीं, तो नहीं के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, यानी कि शास्त्रीय वर्ग के प्राधिकार में विश्वास ये नहीं था। ठीक है, अगला है ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? 1927, 1929, 1931, 1933। चार विकल्प दिए गए हैं, चार विकल्प में सही विकल्प आपको चयन करना है, तो 1927 सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फ्रांसीसियों ने अपने भारतीय क्षेत्रों को अंततः भारत को कब सौंपा था? सही विकल्प का चयन करना है, सही विकल्प हो जाएगा 1954, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस राज्य के महाराजा ने अंत में विद्रोह का नाटकीय प्रदर्शन करने के बाद ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था? हैदराबाद, भोपाल, जैसलमेर, जोधपुर। सही विकल्प हो जाएगा आपका जोधपुर, यानी कि विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है कि 1936 में निम्नलिखित में से किसने साम्राज्यवाद विरोधी जन मोर्चा कांग्रेस के अंतर्गत गठित किया था? अब इसके लिए चार विकल्प दिए गए, इन चार विकल्पों में सही विकल्प हो जाएगा आरपी दत्त और बेन ब्रेडले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कलकत्ता एवं हावड़ा स्मोक न्यू सेंसेस एक्ट के अनुसार जूट मिलों की उत्सर्जन पर नियंत्रण लगाया गया था। यह अधिनियम बंगाल काउंसिल द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था आपके पास 1863 में। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की नौपाषाणी संस्कृति में निम्नलिखित में से क्या पाया गया है? घिसकर और पॉलिश कर बनाया गया प्रस्तर उपकरण, जी हाँ ये पाया गया है। हल नहीं पाया गया, बैलगाड़ी नहीं पाया गया, खेती के उपजाए गए उपकरण, जी हाँ ये पाया गया जानकारी। तो और ये खेती से उपजाया गया जो फसल हमारे पास वो मेहरगढ़ से मिलती है, तो 1 और 4 सही हो जाएगा। 1 और 4 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय महापाषाण संस्कृति से निम्नलिखित में से क्या क्या संबंधित है? लोहे के औजार और उपकरण, ये बिल्कुल है। घोड़ा, ये भी है। सार्कोफैगी, ये भी है। डोलमिल भी है। जोरबे भांड, ये नहीं है। तो 1 2 4 5 है। 1 2 4 5 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के पृथक शिलालेख मिले हैं? धौली, जौगड़, सनती, उड़ीगोलम। चार विकल्प दिए गए हैं इसके बाद। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया 1 और 2, बी में कहा गया 1 3, सी में कहा गया 1 2 3 और डी में कहा गया 2 3 4। सही विकल्प का चयन करना है, सही विकल्प हो जाएगा आपका 1 2 एंड 3, यानी कि धौली से भी मिला है, जौगड़ से भी मिला है और सनती से भी मिला है, तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो धौली, जौगड़ और सनती से ये सारी चीज़ें हमें मिली है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से महायान बौद्ध धर्म के मुख्य लक्षण हैं? चार विकल्प दिए गए हैं इसमें आपके पास। तो बुद्ध की प्रतिमा की पूजा करना, ये बिल्कुल है। स्थानीय पंथों का आत्मसातीकरण करना, ये भी है। बोधिसत्व की अवधारणा, ये भी है। बौद्ध दर्शन के प्रसार के लिए पाली का प्रयोग नहीं, ये नहीं है। ठीक है, पाली का वो प्रयोग नहीं करते थे। तो 1 2 एंड 3 ऑप्शन नंबर डी में है, तो क्वेश्चन नंबर 44 को ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य को किस या फिर किन अन्य नामों से भी जाना जाता था? तो देवगुप्त बिल्कुल, देवराज ये भी सही है, देवपुत्र नहीं, देवव्रत ये भी नहीं। तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर बी में है, तो क्वेश्चन नंबर 45 आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार हैं? तो मेधातिथि है। ठीक है, और एक है कुलुक, यानी कि 2 एंड 3 हो जाएगा। 2 एंड 3 आपका जो है ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि अल्बर्नियो भात के बारे में दिए गए उसके विवरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अब चार स्टेटमेंट दिए गए, इन चार स्टेटमेंट में सही स्टेटमेंट का चुनाव करना आपके पास। तो उसे देश से निकाल दिया गया था और 10 साल भारत में रहने का आदेश दिया गया था, ये सही है आपका। उसके अनुसार अस्पृश्य जातियों के लोग चारों जातियों के गांवों और शहरों के बाहर ही रहते थे, ये भी सही है। ग्रहण की सच्ची प्रकृति के बारे में उसने ब्रह्मगुप्त के दृष्टिकोण का समर्थन किया, नहीं ये गलत है। उसके अनुसार हिंदू सोचते हैं कि उनके देश जैसा कोई और देश और उनके धर्म जैसा कोई और धर्म नहीं है, बिल्कुल सही है। तो 1 2 एंड 4 ऑप्शन नंबर बी में है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित मंदिरों में से कौन से मंदिर ईंटों से निर्मित है? भीतरगांव मंदिर कानपुर, जी हाँ ये बिल्कुल सही है। परशुराम महेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, नहीं ये नहीं है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, ये भी नहीं। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, ये भी है। तो 1 और 4 जो है वो ईंटों से निर्मित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। 712 में जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया, वे तो अपने साथ कौन से खतरनाक हथियार लेकर आए थे? तो एक नागथा लेकर आया था और एक आया था मंजनिक। 1 और 4 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो सही कथन का आपको चयन करना है।
पहला बताया गया आपके पास कि इल्तुतमिश ने अपने बेटे शहजादा नसरुद्दीन महमूद की बाद में दिल्ली में नसेरिया मदरसे की स्थापना की। तो सही है ये आपके पास। रजिया ने मिनहाज उल सिराज को इसका प्राचार्य नियुक्त किया था, ये भी सही है। गियासपुर में यमुना के किनारे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाही मदरसे की स्थापना की, नहीं गलत है। अभिजात वर्ग अपने बेटे बेटियों के लिए पुरुष और महिला शिक्षक नियुक्त करते थे, ये भी सही है। तो 1 to 4 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका हो जाएगा 1 to 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा जारी सांकेतिक मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। अब सही कथन का चयन करना है आपके पास। पहला में आपको कहा गया है कि बर्नी के अनुसार इन सांकेतिक सिक्कों के लिए जो धातु इस्तेमाल की गई वह तांबे था, ये बिल्कुल सही है आपके पास। फरिश्ता का कहना है कि वह कांस्य या पीतल था, ये भी सही है। दूसरे सिक्कों पर सिर्फ अरबी में लिखा गया था, जबकि इनके सांकेतिक सिक्कों पर फारसी में लिखा गया था, ये भी सही है। सांकेतिक सिक्कों पर लिखे गए इबारत को स्पष्ट और पठनीय बनाने का कोई ध्यान नहीं दिया गया था, नहीं, ध्यान तो बिल्कुल दिया गया था। तो 1, 2 और 3 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि अफगान राज्य तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बहलोल लोदी के विपरीत सिकंदर लोदी ने राज सिंहासन पर बैठना शुरू किया, कोई भी दूसरे अमीर उसके बराबर नहीं बैठ सकता था, ये सही है। वह अभी भी समान हैसियत वालों के प्रथम के सिद्धांत में विश्वास करते थे, गलत है। अमीरों तथा आम जनों के सामान्य सुल्तान की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए उसके राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में राजकीय फरमान प्राप्त करने के लिए विस्तृत नियम बनाए गए, ये भी सही है। तो 1, 3 सही है आपका। एक प्रभावशाली गुप्तचर व्यवस्था सुल्तान को राज्य और विशेषकर अमीरों की गतिविधियों से सूचित रखती थी, ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 52 को ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि निजाम शाही राज्य में मलिक अंबर ने कृषि और राजस्व ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव किए। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मलिक अंबर ने भू राजस्व संग्रह उगाही को ठेके पर देने की प्रथा समाप्त की, सही है। उसने भू क्षेत्र का आकलन सरसारी निगाह द्वारा करने यानी कि नज़र पाहनी की शुरुआत की, ये भी सही है। नज़र पाहनी के अंतर्गत जमीन को बगात और नाबूद में बांटा जाता था, नहीं, ये गलत है आपका। भू राजस्व की अधिकतम दर भूमि की उर्वरक शक्ति आधार पर उपज का 1/4 से लेकर के 2/3 हिस्सा करते थे, जी बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है यहाँ पे कि मुगल काल के परवंचाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। मुगल साम्राज्य के अधिकारियों और मंत्रियों द्वारा जारी किया जाने वाला आज्ञा पत्र, बिल्कुल सही है। इस पर राजकीय मुहर की जरूरत नहीं होती थी, ये भी सही है। ये सम्राट के पूर्व आदेश के संदर्भ में जारी किया जाते थे, ये भी सही है। मुगल वंश के आरंभिक चरण में बेगमों और शहजादों की तनख्वाह के निर्धारण के लिए परवंचा जारी नहीं किया जाते, नहीं, ये गलत है। केवल 1, 2 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है यहाँ पे कि दाग प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। अब्दुल हमीद लाहौरी लिखता है कि साम्राज्य का यह नियम था कि जिन मनसबदारों के पास हिंदुस्तान के किसी भी प्रांत में यदि जागीरें थी, चाहे वे साम्राज्य के कहीं भी नियुक्त हुआ हो, उन्हें अपने सवार ओहदे के 1/3 के बराबर घुड़सवार की पहचान के लिए जाना जाता था, गलत है। यदि वे बल्क और बदख्वां में नियुक्त होते थे तो उन्हें सवार ओहदे के 5वें हिस्से के बराबर लाना पड़ता था, ये सही है। बल्क और बदख्वां से संबंधित यह नियम बाद में पूरे काबुल प्रांत में नियुक्त सभी मनसबदारों पर लगाए गए, ये भी सही है। औरंगजेब के काल के उत्तरार्ध में लिखे गए खुलासत उल सियास के इन नियमों की पुष्टि की है, बिल्कुल ये सही है। तो 2, 3 और 4 सही है, 2, 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है यहाँ पे कि सिख गुरु गोविंद सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने युद्ध कला और आध्यात्मिक नेतृत्व दोनों में निपुण हासिल की, बिल्कुल सही है। सैन्य कार्यवाहियों को उचित ठहराने के लिए उन्होंने सिख मान्यताओं की पुनर्व्याख्या किया, ये भी सही है। काबुल के गवर्नर शाहजादा मुअज्जम ने सिखों के साथ एक समझौता किया और उन्हें पनाह दी, ये भी सही है। शाहजादा मुअज्जम को अंततः आदेश मिला कि जिस सिख गुरु ने उसे राज्य में शरण ली है उसे वह राज्य से बाहर कर दे, लेकिन मुअज्जम ने यह आदेश मानने से इनकार कर दिया, नहीं, ये गलत है आपका। तो 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके पास क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं।
एक आंदोलन के रूप में उन्हें विभिन्न राजनीतिक झुकावों, विचारधाराओं, सामाजिक समूह यानी वर्गों को सम्मिलित किया जब तक वे प्रजातंत्री और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद के प्रति प्रतिबद्ध है। सही है। आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं ने जन आंदोलन को संगठित नहीं किया, परंतु उन्होंने उत्पीड़न के विरुद्ध वैचारिक संघर्ष चलाया, ये भी सही है। आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं ने प्रेम और वाक स्वतंत्रता के प्रत्येक उल्लंघन के विरुद्ध संघर्ष किया, ये भी सही है। उन्होंने न्यायिक और कार्यकारी शक्तियों के पृथक्करण के लिए संघर्ष किया और नस्ली भेदभाव के विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ी, ये भी सही है। तो चारों ऑप्शन सही हैं। चारों ऑप्शन कहाँ पे दिए गए आपके पास? ऑप्शन नंबर ए में है 1, 2, 3 एंड 4। तो 57 को ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया आपके पास कि लॉर्ड कर्जन के निम्नलिखित में से कौन सी अलोकप्रिय विधायी तथा प्रशासनिक कदम उठाए? कलकत्ता म्यूनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट, ये बिल्कुल उसी के दो उठाया गया कदम है। यूनिवर्सिटी, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, ये भी है। और इंडियन ऑफिसर सीक्रेट एक्ट, ये भी उसी का है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट नहीं, ये इसका नहीं है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, ये भी नहीं है। तो 1, 2 एंड 3 आपको ऑप्शन नंबर ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन किसान नेताओं ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों के बीच संगठनात्मक कार्य आरंभ किया ताकि वे ब्रिटिश सरकार के से अपनी शिकायत कह सके? चार, यहाँ पे आपके 5 विकल्प दिए गए। इन 5 विकल्प में सही विकल्प बतानी है आपको। तो सही विकल्प कौन से हो जाएंगे आपके पास? तो 1 और 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि 1 और 2 में आपको कौन आएगा? तो कुरंजी मेहता और ईशान चंद्र राय, ये आपके हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1855 के संथाल विद्रोह के निम्नलिखित में से कौन से लक्षण थे? सही विकल्प का चयन करना आपके पास। तो विद्रोह के क्षेत्र को दमन एक कोह कहा गया, ये भी सही है। आदिवासियों ने बाहरी लोगों को बाहर खदेड़ने का निश्चय कर रखा था, ये भी सही है। विद्रोहियों ने विदेशी सत्ता को पूरी तरह से ध्वस्त कर देने की घोषणा की थी, तो ये भी आपका सही है। ठीक है। अगला आपके पास कहा गया कि आदिवासियों के पास आधुनिकता हथियार थे। नहीं, ये गलत है। आपके पास आधुनिक हथियार उनके पास नहीं थे। ग्वालों और लोहारों यानी दूधों वाले और लोहारों का काम करने वालों ने आदिवासियों का विरोध किया था, तो ये भी आपका गलत है। तो 1, 2 एंड 3 केवल सही है। तो 1, 2, 3 एंड सी आपका जो है ऑप्शन नंबर सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? साम्राज्य एवं प्रांतीय विधान परिषद 1892 तक पूर्णतया मनोनीत निकाय हुआ करती थी, ये बिल्कुल सही है आपके पास। अगला दिया गया कि 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट से पूर्व विधान परिषदों को बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने की सर्वाधिक शक्तियां प्रदान की गई, नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 जहां भी है गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अगला आपके पास इल्बर्ट विल विधेयक पर मचा तूफान श्वेत नस्लवाद की सर्वाधिक उग्र अभिव्यक्ति थी, यद्यपि यह कोई एकाकी मामला नहीं था, ये बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 केवल सही है आपका। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला आपके पास है कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए नेहरू की हिचकिचाहट को निम्नलिखित में से किन का समर्थन प्राप्त था? तो ये प्राप्त था, आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में सही विकल्प का चयन करनी है। तो ये आपका था वल्लभ भाई पटेल का और श्री राजगोपालाचारी का। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 जो है डी में है, तो डी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1904 को की गई थी, नहीं, ये गलत है। ये तो 1905 में बंगाल विभाजन के बाद किया गया था। इस आंदोलन के दौरान गणपति और शिवाजी उत्सव जैसे पारंपरिक लोकप्रिय उत्सव और जावा जैसे पारंपरिक लोक रंगमंच रूपों का व्यापक रूप से रचनात्मक प्रयोग किया गया, यह हाँ बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 में बनारस में हुए अपने सत्र में स्वदेशियों के आख्यान को स्वीकार करने से मना कर दिया था, ये गलत है आपके पास। बहिष्कार की तकनीक में विदेशी वस्तुओं का सरकारी विद्यालयों, न्यायालयों, पदवियों और सरकारी सेवाओं का बहिष्कार शामिल था, ये बिल्कुल सही है। तो 2 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्वाग्रह और वस्तुनिष्ठता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठ व्याख्याएं हैं वे होती हैं जो परिशुद्ध, व्यापकता, संगीत और खुलेपन की तार्किक कसौटी पर खरा उतरती हो, सही है। यदि ऐतिहासिक व्याख्या दुर्घटनावश गलती से असावधानी के कारण होती हो तो इसे पूर्वाग्रह नहीं मात्र गलत कहा जा सकता है, ये भी सही है। पूर्वाग्रह ग्रसित इतिहास में त्रुटियां दुर्घटना नहीं वरन शोध उद्देश्य से होती है, ये भी सही है। पूर्वाग्रह ग्रसित विवरण बहुधा अपने विषयों का एक पक्षीय वर्णन प्रस्तुत करने में अनुचित होता है, ये भी सही है। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेज विद्वानों के आरंभिक पूर्व देशीयता यानी ओरिएंटलिज्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? संस्कृत, ग्रीक, लैटिन के बीच भाषाई संबंध स्थापित कर
विलियम जोन्स ने भारत को क्लासिकीय पश्चिम के समान प्राचीनता से विभूषित किया, सही है। आरंभिक पूर्व देशीय परंपरा का मूल उद्देश्य था कि विजित जनता को ब्रिटेन की विधिक परंपराओं से शासित किया जा सकता है, गलत है आपका। भारतीय रीति रिवाजों और कानूनों के संबंध में आरंभिक पूर्व देशीय अध्ययनों का उद्देश्य भारतीय समाज की बर्बर स्थिति को दर्शाना था, यह भी गलत है। पूर्व देशीय परंपरा के आरंभ से आगे चलकर कलकत्ता मदरसा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई, ये बिल्कुल सही है। तो 1 और 4 केवल सही है, ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, एक और पुरातात्विक स्थल है, दूसरा आपका प्रदेश हुआ है जोरवे। जोरवे जो महाराष्ट्र में आपका, कायथा आपका मध्य प्रदेश में है, और अगला आपका है ओजियाना। ओजियाना आपका जो है वो राजस्थान में है, और रोजदी जो आपका वो आपका है गुजरात में, ठीक है। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4, ए का 2, बी का 3, सी का 4, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में वैदिक नदियां हैं, सूची 2 में आपका वर्तमान नाम है। अस्किनी ये चिनाब नदी को कहा गया है, परुस्नी रावी नदी को कहा गया है, सतुद्री सतलज नदी को कहा गया है, और बिपाशा कहा गया बियास नदी को। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, ये भी आपका ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में महाजनपद है, सूची 2 में राजधानियां हैं। अस्मक का होता है पोर्टन, चेदी चेदी का होता है सोक्तिमती या सोठवती नगर, पंचालों का होता है अहिछित्रा और काम्पिल्य, और सूरसेन का होता है मथुरा। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक और पद है, दूसरे और प्रभारी। अमीर कोही ये कृषि विभाग का अधिकारी को कहा जाता था। अमीर आखुर घोड़ा का कमान अधिकारी को कहा गया है। बरीद बरीद कहा गया आपको खुफिया अधिकारी को, और दबीर कहा गया सचिव को। तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आपका चित्रकला तकनीक है, और उसका अर्थ है सूची 2 में। खत का अर्थ होता है हाशिया, तरह का अर्थ होता है रेखांकन, रेखा चित्र, आरेख, रंगामेजी का अर्थ होता है रंग मिश्रण करना, और शम्स का अर्थ होता है अलंकृत शीर्षक। इस प्रकार से ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71। सूची 1 में स्रोत दिए गए हैं, सूची 2 में आपका संबंधित विषय दिया गया है। बुनियाद उल मुनिया इसका है फिरोज तुगलक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए से जुड़ा हुआ ये फिरोज तुगलक काल से संकलित एक संगीत ग्रंथ है ये। फतवा जहांदीरी जो है राजनीतिक दर्शन प्रणाली से संबंधित है। आबाद उल हर्ब या फिर सुजात जो है आपका, वो आपका जो है वो युद्ध कला से संबंधित है। और एक है खजान उल फुतू जो आपका वो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का विवरण देता है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में समाचार पत्र है, सूची 2 में संपादक। फ्री हिंदुस्तान ये तारानाथ का है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ये है आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा का। न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ ये एनी बेसेंट का है। और बॉम्बे क्रॉनिकल जो है वो बीजी हॉर्नी मेन का है। तो ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। अवनींद्रनाथ टैगोर जो है सामान्य वस्तुओं और घटनाओं का कल्पना फंटासी के जादू के साथ सम्मिश्रण को जुड़ा हुआ है, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में अगर बात करें तो ये जो है वो आपका अपनी चित्रकारी में भोलेपन और परिष्करण के मोहक के लिए जुड़े हुए हैं। अगला आपका पास नंदलाल बोस का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि विश्व परंपराओं के विविध पक्षों से सीखकर अपनी चित्रकारी में उनका सम्मिश्रण किए थे। और जेमिनी राय का हो जाएगा आपका विकल्प 3, यानी कि एक व्यक्तिगत शैली विकसित किए जो कि ग्रामीण परंपरा का निकट था। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में इतिहासकार हैं, सूची 2 में आपका रचनाएं हैं। जॉन विलियम काय का है अ हिस्ट्री ऑफ द सिपोही वार। एडवर्ड जे थॉमसन का है द अदर साइड ऑफ द मेडल। एम एन सेन का आपका एट 1857। और एक आपका जॉर्ज मैकमैन इनका है द इंडियन म्यूटिनी इन प्रोस्पेक्टिव। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 की सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए।
एक और विप्लव, दूसरी ओर आपका प्रमुख नेता है। तो रामोसी विप्लव, रामोसी के बाद किसका है, चित्तूर सिंह। तो ए का 3 हो जाएगा आपका। कोल विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे वो थे बुद्धो भगत। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए हो जाएगा। कच्चा नाग विप्लव, कच्चा नाग विप्लव का है शंभुधन। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और उरांव विप्लव का अगर बात करें तो उरांव विप्लव का जो आपका है वो है जतरा भगत। तो जतरा भगत जो यहाँ पे जन्ना भगत लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए आपका, तो ए का 3 ऑप्शन नंबर 1 में ही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित चोल राजाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कुलोत्तुंग प्रथम, राजाराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, वीर राजेंद्रम। अब इसके लिए 4 विकल्प दिए गए, इन 4 विकल्प में सही विकल्प को चयन करनी है। तो सबसे पहले आता है राजाराज चोल, फिर आएगा राजेंद्र चोल, फिर वीर राजेंद्र और फिर कुलोत्तुंग आएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला आपके पास है कि कला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित को पहले से बाद के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। भूमरा, भरहुत, जग्यापेट, तंजावुर। 4 विकल्प दिए गए, 4 विकल्प में सही विकल्प को चयन करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपका आएगा भरहुत, फिर आपका आएगा जग्यापेट, इसका फिर आएगा भूमरा और फिर आएगा तंजावुर, यानी कि ऑप्शन नंबर 77 का बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि निम्नलिखित को पहले से बाद के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आएगा सुतनीपात, ये बुद्ध काल से जुड़े हुए हैं। ठीक है। इसका आएगा आपका द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, फिर आएगा आपका मैनीमेक्लाई और फिर आएगा आपका सी यू की। तो 4132 ऑप्शन नंबर 1 में है। तो 71 का ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित मारवाड़ सुल्तानों को उनके आरंभिक काल से ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखें। ग्यास शाह, नासिर शाह, मोहम्मद शाह गौरी और महमूद खिलजी। अब इसके लिए 4 विकल्प दिए गए, इन 4 विकल्प में सही विकल्प का चयन करनी है। तो सबसे पहले आएगा आपका मोहम्मद शाह गौरी, फिर आपका आएगा महमूद खिलजी प्रथम, फिर आएगा ग्यास शाह और फिर आएगा नासिर शाह। तो विकल्प नंबर डी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। 79 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्मारकों को आरंभिक काल से उनके ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखें। चश्मा नूर अजमेर, बीबी का मकबरा औरंगाबाद, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा और बेगम शाही मस्जिद लाहौर। तो सबसे पहले आएगा आपका बेगम शाही मस्जिद लाहौर, फिर आपका आएगा चश्मा नूर अजमेर, फिर आएगा आपका एतमादुद्दौला का मकबरा और फिर आएगा बीबी का मकबरा। तो 4132 यहाँ पे 2 होगा आपका। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में आने वाले निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों को आरंभिक काल से उनके ऐतिहासिक कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे आए थे पहले पेट्रो डेला वैले, फिर आए थे फ्रे सेबेस्टियन मैंड्रिक, उसके फिर आए थे एबे कैरी और फिर आए थे जमेली करेरी। तो 4213 ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित सैयद सुल्तानों को आरंभिक काल से उनके ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखें। सबसे पहले तो खिजर खान आएंगे क्योंकि इन्होंने ही सैयद वंश की स्थापना किए थे। फिर आएगा आपका मोइनुद्दीन मुबारक शाह द्वितीय, और फिर आएगा मोहम्मद शाह चतुर्थ और फिर आएगा अलाउद्दीन आलम शाह। तो 3241 ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अधिनियमों को उनके अधिनियमन की तिथि के अनुसार कालानुक्रम रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आएगा आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट 9, फिर आपके पास आएगा एन एक्ट फॉर द बेटर कंट्रोल ऑफ पब्लिकेशंस इन ओरिएंटल लैंग्वेजेस, फिर आएगा आपका द ऑफिसर सीक्रेट एक्ट और फिर आएगा द इंडियन प्रेस एक्ट जिसे इमरजेंसी पावर कहा जाता है। तो आपका 4213 हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आरंभ से शुरू करते हुए निम्नलिखित संगठनों की स्थापना को कालानुक्रम से लगाएं। तो सबसे पहले आएगा पूना सार्वजनिक सभा, इसे 1870 में स्थापित किया गया था। इसके फिर आएगा आपका इंडियन एसोसिएशन ऑफ लाहौर, फिर आपके बाद इसके बाद आएगा आपका पास इलाहाबाद पीपल्स एसोसिएशन, फिर आएगा आपका राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन और फिर आएगा आपका मद्रास महाजन सभा। ठीक है। तो 54321 ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आरंभ से शुरू करते हुए निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना को कालानुक्रम से लगाएं। तो यहाँ पे आपके दिया गया है फोर्ट विलियम कॉलेज, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, संस्कृत कॉलेज और कलकत्ता मदरसा। तो कलकत्ता मदरसा का स्थापना 1780 में हुआ था। ठीक है। फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का 1784 में, संस्कृत कॉलेज बनारस का 1791 में और फोर्ट विलियम कॉलेज का 1800 में। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले आएगा 4, फिर 2, फिर 3 और फिर 1। अगला है नीचे 2 कथन दिए गए, इनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है।
अभिकथन 1 में कहा गया है कि ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के दजला और फरात नदियों के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध थे। तर्क कहता है कि ऐसा कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है जो मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों की परिकल्पना की पुष्टि करते हो। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। अब इसके लिए आपके पास 4 विकल्प दिए गए। इन 4 विकल्पों में सही विकल्प का आपको चयन करनी है। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ए तो बिल्कुल सही है, लेकिन आर जो है आपका ये गलत है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कहा गया है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। एक में कहा गया आपका कि गुप्त काल में हिंदू धर्म विशेषता भागवत धर्म या फिर वैष्णव धर्म का उत्थान हुआ, ये बिल्कुल सही है। हायान के कथानुसार इस काल के दौरान बौद्ध धर्म फल फूल रहा था। यह भी कहा जा सकता है कि सांची के महास्तूप के 4 प्रवेश द्वार पर बुद्ध की 4 प्रतिमाएं स्थापित की गई और इस काल के दौरान ही नालंदा भी बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया था, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन नंबर 88 में आपके पास कहा गया है एक अभिकथन दूसरा तर्क है। अभिकथन में कहा गया कि पेशवा सरदारों पर अपना हुकूमत चलाते थे, विजित क्षेत्रों में अपने लोगों को नियुक्त करते थे और उस क्षेत्र को लगातार विस्तारित करते रहते थे जहां से वे चौंध और स्वदेश मुखी की वसूली करते थे। तर्क कहता है कि पेशवाओं ने 2 शासकों छत्रपति शिवाजी और मुगल बादशाह के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की और दोनों से ही वास्तविक स्वायत्तता हासिल की। बिल्कुल दोनों ही सही है, लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में कहा गया आपके पास कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने राजनीतिक और सांस्कृतिक ढांचे के भीतर राष्ट्रवादी सोच और लेखन की अपनी विशिष्ट शैली की रचना और विकास किया। तर्क में कहा गया कि ब्रिटिश राज के अधीन होने के कारण भारतेंदु हरिश्चंद्र को शासकों के प्रति और प्रचंड देशभक्ति के सह अस्तित्व में कोई विरोधाभास नहीं दिखाई देता था। बिल्कुल दोनों ही सही हैं और आर जो वो ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, इसलिए विकल्प नंबर ए इसके लिए सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक अभिकथन है दूसरा आपका तर्क है। अभिकथन में कहा गया कि औपनिवेशिक विज्ञान उपनिवेशवाद के समग्र ताने बाने के साथ अभिन्न रूप से गुथा हुआ था। तर्क में कहा गया कि औपनिवेशिकता विज्ञान बहुत स्पष्ट के साथ आया, सार्वभौमिकता और विज्ञान की उपादेयता के दावों ने इसकी पहचान को धुंधला कर दिया। बिल्कुल दोनों ही सही हैं और आर जो है वो ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही जवाब हो जाएगी। एक पैसेज दिए गए हैं जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 95 तक का सारा क्वेश्चन इसी पैसेज पर आधारित है। पैसेज में कहा गया कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लिए गए निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। पशुओं के अधीक्षक को मजदूरी के बदले देखभाल किए जाने वाले पशुओं, कर और पूर्व निर्धारित लाभ के साथ देखभाल किए जाने वाले पशुओं, बेकार हो गए और छोड़ दिए गए पशुओं, अंशदान देकर सरकारी झुंडों में शामिल किए गए पशुओं, सभी झुंडों में शामिल पशुओं की कुल संख्या, ऐसा पशु जो खो गए या फिर मर गए तथा दूध और घी के कुल उत्पादन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। गायों गायों के चरवाहों, भैंसों के चरवाहे, दूध दुहने वाले, मथने वाले व्यक्ति और शिकारी को 100 दुधारू गायों की देखभाल करनी चाहिए और इसके लिए उन्हें नकद मजदूरी मिलनी चाहिए, क्योंकि यदि दूध और घी के रूप में मजदूरी दी गई तो वे बछड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये मजदूरी के बदले में देखभाल किए जाने वाले पशु हैं। एक व्यक्ति को 100 पशुओं की देखभाल करनी चाहिए, जिनमें बूढ़ी गायें, दुधारू गायें, बछड़ों वाली गायें, पहली बार बछड़े को जन्म देने वाली गायें और ओसर गायें जिन्होंने बछड़ों को जन्म नहीं दिया है की बराबर संख्या होनी चाहिए। उसे प्रतिवर्ष प्रति पशु 8 वार का घी और 1 पन एवं 1 दाग सहित चर्म देना चाहिए। यह कर और पूर्व निर्धारित लाभ के साथ देखभाल है। 100 पशुओं की देखभाल करने वाले चरवाहों को ऐसी गायों जो रुग्ण हैं, जो विकलांग है, जो दूसरे व्यक्तियों को दूध दूहने नहीं देती, जिनका दूध दूहना कठिन है और जो अपने बछड़ों को मार देती हैं, को बराबर संख्या में बांटकर उस प्रत्येक वर्ग के लिए उचित हिस्सा देना चाहिए। ये ऐसे पशु हैं जो बेकार हो गए हैं और छोड़ दिए गए हैं। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार एक चरवाहे को कितनी बूढ़ी गायें और कितनी ओसर गायों की जिम्मेदारी सौंपी गई। सही विकल्प का चयन करनी है तो सही विकल्प हो जाएगा 20-20, यानी कि विकल्प नंबर 20 के लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके लिए वस्तु और नगद दोनों में भुगतान किया जाता था। तो ये किया जाता था आपका अधीक्षक की जिम्मेदारियों की द्वितीय श्रेणी के लिए। ठीक है, अगला है कि दुधारू गायों की देखभाल करने वाले को दूध और घी के रूप में भुगतान क्यों नहीं किया जाता, ताकि वह दूध और घी के अत्यधिक उपयोग न करे
क्योंकि यदि उन्हें वस्तुओं के रूप में भुगतान किया गया तो वे अपने काम के प्रति आलसी और लापरवाह हो सकते हैं, ताकि वे बछड़ों को उनके हिस्से के दूध से वंचित ना करें, क्योंकि बाजार में दूध और घी बेचना राज्य के लिए अधिक लाभकारी नहीं। ये ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाए, ताकि वे बछड़ों और उनके हिस्सों के दूध से वंचित ना करें। अगला है कि पशु अधीक्षक के कार्य को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया था। 4 विकल्प दिए गए, इन 4 विकल्प सही विकल्प को आपको चयन करनी है, तो सही हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार शिकारी का कार्य और हल क्या है। 4 विकल्पों में सही विकल्प को चयन करनी है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नगद मजदूरी के बदले में दुधारू गायों की देखभाल करना। ठीक है, अगला आपका फिर गद्यांश से ही जुड़ा हुआ आपके पास 96 से लेकर के 100 तक का जो क्वेश्चन है आपका इसी पैसे से जुड़े हुए हैं। इसमें बताया गया कि तिमोरिट्स गवर्नर और राजस्व के ठेकेदार अपनी ओर से समस्याओं को इस प्रकार देखते हैं। इस भूमि की यह अपेक्षित अवस्था हमारे लिए बेचैनी का कारण क्यों बनना चाहिए, और उससे उपजाऊ बनाने के लिए हमें अपना धन और समय क्यों खर्च करना चाहिए। हम एक पल में इससे वंचित किए जा सकते हैं और हमारे परिश्रम का लाभ ना हमें मिलेगा ना हमारे बच्चों को। इस मिट्टी से जितना उगाही कर सकते हैं उतना ही कर ले। हालांकि किसान भूखे मरेंगे या फिर पलायन करेंगे, हमें उन्हें उनके हाल में ही छोड़ देना चाहिए। हमें तो जब आदेश होगा इसे छोड़कर वहाँ कहीं और भटकने के लिए चल देना होगा। उपर्युक्त टिप्पणी यानी निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री की है। फ्रैंकोइस बर्नियर का। ठीक है, विकल्प नंबर सी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। तिमोरिटस ने उस विदेशी यात्री का आशय किस मुगल अधिकारी से किया है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका जागीरदार से। अगला है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने उपर्युक्त टिप्पणी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि जागीरों के हस्तांतरण की मुगल प्रणाली में किसानों का शोषण निहित था, जो बाद में मुगल साम्राज्य के संकट का कारण बना। इरफान हबीब, सतीश चंद्रा, J.F. रिचर्ड्स, M. अतहर अली। 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प सही विकल्प हो जाए आपका इरफान हबीब यानी कि विकल्प नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन मुगल जागीर प्रणाली का लक्षण नहीं है। इसके लिए भी 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं आपके पास। मुगल जागीरें बार बार हस्तांतरित की जाती थी, ये तो बिल्कुल सही है आपका। अगला आपके पास बोल रहा है कि औरंगजेब के काल में जागीरें अस्थायी और पुश्तैनी बना दी गई, ये गलत है आपके पास। जागीरदार राजस्व की वसूली के लिए अपने कर्मचारी नियुक्त करते थे, ये भी सही है। जहांगीर ने स्थायित्व के लिए अल्तुन तमाक जागीरों की स्थापना की, ये भी सही है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछा तो कौन सा लक्षण सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला है शाहजहां काल के किस इतिहासकार ने लिखा है कि शाहजहां के शासन में इजारा की प्रथा आम हो गई और यह भी किसानों की बर्बादी का एक कारण था। सही विकल्प आपका मोहम्मद सादिर खान यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस प्रकार से यूजीसी नेट का जो 2020 में एग्जाम हुआ था उसके पेपर को हम एनालिसिस किए, टोटल 100 क्वेश्चन। आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि आप यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हो दोस्तों, तो उससे पहले पीवाईक्यू आप जरूर एनालिसिस करके जाओगे। इससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम की जाती है यूजीसी नेट के द्वारा। और हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखे हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस प्रकार के और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में एक अच्छी कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।